चाहो तो जा सकती हो, है ना, ऐसा नहीं बीच में जाओगी। ओके, तो हमारा टॉपिक था मूल्यांकन। क्या था टॉपिक? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मूल्यांकन को? इवेल्युएशन। क्या बोलते हैं? इवेल्युएशन। सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट्स देखे, परिभाषाएं देखी। ये आपको याद है कोठारी कमीशन का क्या स्टेटमेंट था? कोठारी कमीशन ने कहा था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, जिसका किसके साथ संबंध है? उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। और मूल्यांकन, इसमें बहुत बार प्रश्न आया है, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया से बाहर नहीं है, बल्कि मूल्यांकन शिक्षा क्रम का ही एक भाग है। किसका एक भाग है? शिक्षा क्रम का एक भाग है, पाठ्यचर्या का एक भाग है। एनसीईआरटी की परिभाषा याद है? मूल्यांकन से पता चलता है कि शिक्षा के लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए, शिक्षा के उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए। यह एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ईबी वेस्ले की परिभाषा में दो चीजें थी निकू। मूल्यांकन क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रमाण और आत्मनिष्ठ निरीक्षण। आत्मनिष्ठ निरीक्षण दोनों का मिश्रण है। इसी तरह हमने एक परिभाषा देखी थी बहुत बढ़िया सी, कि मूल्यांकन शिक्षण के तीनों बिंदुओं में कभी भी समाप्त नहीं होता। तीनों बिंदु है उद्देश्य, शिक्षण और परीक्षण। ये वाला स्टेटमेंट किसका? केजे रस्तोगी साहब का। ओके, उसके बाद कुछ हुआ? बस इतना ही। फिर उसके बाद पहले मापन को समझते हैं थोड़ा। तो हेडिंग डाला आपने मापन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मापन को? मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? ओके, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछ ले, मेरी आवाज आ रही है पीछे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक छात्र के व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, हम कहते हैं ना सभी पक्ष, कितने पक्ष होते हैं? आपको बोलना है 3 पक्ष होते हैं। कितने? 3। 3 डोमेन्स, इंग्लिश में डोमेन्स बोलते हैं, हिंदी में 3 पक्ष बोलते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। बोलिए कौन सा? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोग्निटिव डोमेन। क्या बोलते हैं? दूसरा है भावात्मक पक्ष। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अफेक्टिव डोमेन। क्या बोलते हैं? अफेक्टिव डोमेन। मैं करवाऊंगा ये सारे। और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष, जिसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो 3 डोमेन महत्वपूर्ण है, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। सुन रहे हो ना? ध्यान रखना, मूल्यांकन में तीनों पक्ष होते हैं, लेकिन मापन में केवल एक ही पक्ष होता है। कभी कभी क्रियात्मक होता है, पर मेनली हम ये ध्यान रखेंगे कि मापन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष होता है। मापन में क्या होता है? केवल ज्ञानात्मक पक्ष होता है। और मूल्यांकन में सभी पक्ष होते हैं, तीनों पक्ष होते हैं। वो 360 डिग्री होता है। तो मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है। मापन केवल सूचना देता है। मापन केवल न्यूमेरिकल या संख्यात्मक या मात्रात्मक या अंकों में ही सूचना देता है। इतनी बात मोटे तौर पे याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कौन सा किसका भाग है? मापन मूल्यांकन का एक भाग है। एक भाग क्यों है? क्योंकि मापन केवल एक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक पक्ष। और वो कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष। पढ़ने लिखने वाला है मापन तो, लेकिन खेलने वाला, भावनाओं वाला, ये सब मिला दें तो क्या बन जाएगा? मूल्यांकन बन जाएगा। इसलिए कौन सा व्यापक हुआ? मूल्यांकन। कौन सा सीमित हुआ? मापन। शाबाश। सबसे पहले मापन आपने लिखा, हेडिंग डाली मापन, मेजरमेंट। ओके, मापन स्टेटमेंट्स हैं कुछ बहुत ही खास। मेजरमेंट, पहली परिभाषा लिखें आप कैंपबेल के अनुसार। इनका नाम है कैंपबेल। ये बहुत बार पूछी गई परीक्षा में। कैंपबेल का नाम लिखो और स्टेटमेंट लिखो। कैंपबेल, क्या नाम है इनका? कैंपबेल। बोलो कैंपबेल। ओके, कैंपबेल। नाम लिखा कैंपबेल, तो स्टेटमेंट लिखो। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है जिसमें निश्चित नियमों के अनुसार, जिसमें निश्चित नियमों के अनुसार
मापन मूल्यांकन का एक भाग है जिसमें निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं अथवा घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। अंकों या संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। तो कैंपबेल साहब का नाम याद रखना, और उन्होंने मापन की परिभाषा दी है कि मापन मूल्यांकन का। रेणु तुम आ गई? नहीं है ना? हमें उसको बोल रहा था, मैंने कहा रेणु को भी ले आते। आपका कमेंट पढ़ा हमने यूट्यूब पे, ही बिलोंग्स टू माई विलेज। एक ही गांव का है, मीना भी हमारे गांव का है, मयंक भी हमारे गांव का है। और कोई है? गांव के हैं, है ना? वैसे झुंझुनू के तो बहुत लोग हैं सारे ही। चलिए, उर्दू वालों, आपकी उर्दू क्लास स्टार्ट होगी कब? कब बोला है? हाँ, कब से? 29 जुलाई से। ओके, वो मेरे को पूछ रहा था। चलिए, तो ध्यान दें, कैंपबेल नाम है इनका। क्या नाम है? कैंपबेल। आराम से खा लिया खाना। कैंपबेल कहते हैं मापन मूल्यांकन का एक भाग है, सिंपल। जो दो चीजें याद रखनी है, वस्तुओं अथवा घटनाओं को, किसको? वस्तुओं अथवा घटनाओं को किस में व्यक्त करते हैं? अंकों या संख्याओं में। पर कुछ नियम तो होने चाहिए। तो परिभाषा बनती है, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं अथवा घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। किसने बोला? कैंपबेल ने बोला। दूसरा स्टेटमेंट उन्हीं का, जिनका नाम है ईबी वेस्ले। ईबी वेस्ले साहब का स्टेटमेंट बहुत ही शानदार है। ईबी वेस्ले ये वही है, मल्लाह को राह दिखाता है। ईबी वेस्ले क्या बोलते हैं? ईबी वेस्ले स्टेटमेंट लिखो, मापन मूल्यांकन का वह भाग है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो मात्रा अथवा अंकों अथवा संख्याओं, आपने लिखा मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो मात्रा अथवा अंकों अथवा संख्याओं अथवा प्रतिशत अथवा मध्य अथवा मध्यांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मध्यांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईबी वेस्ले तो वेस्ले साहब का स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में आया है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जिसको हम मात्रा के द्वारा, अंकों के द्वारा, संख्याओं के द्वारा, प्रतिशत के द्वारा या फिर मध्य या फिर मध्यांक के द्वारा व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अच्छी परिभाषा है, देख ली सबने। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो मात्रा, अंकों, संख्याओं, प्रतिशत, मध्य या मध्यांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईबी वेस्ले लिखा सबने? किसका नाम लिखा? ईबी वेस्ले साहब। ईबी वेस्ले भी मापन को मूल्यांकन का एक भाग बताते हैं, पर वेस्ले के अनुसार कैंपबेल ने तो बोला कि घटनाओं और आपके वस्तुओं को हम अंकों या संख्याओं में व्यक्त करते हैं। इन्होंने बोला कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? पहली चीज मात्रा, दूसरी अंकों, तीसरी संख्याओं, चौथी प्रतिशत, अगली मध्य या फिर मध्यांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुल मिला के मापन हमेशा अंकों, संख्याओं में व्यक्त होता है, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत बार परीक्षा में आता है
कि मापन गुणात्मक है कि संख्यात्मक, तो हम क्या बोलेंगे? संख्यात्मक। मूल्यांकन संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों है, क्योंकि मूल्यांकन में मापन भी शामिल है। शाबाश, दोनों परिभाषाएं याद रहेगी? रहेंगी ना? ओके। तीसरा स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट, समरफील्ड नाम है इनका, समरफील्ड। समरफील्ड साहब क्या कहते हैं? बहुत ही साधारण सी परिभाषा है, परीक्षा में आई है। मापन, समरफील्ड नाम है, समरफील्ड। आपको याद है? संख्यात्मक के बहुत से दूसरे नाम भी हैं, हमेशा याद रखना। संख्यात्मक, मात्रात्मक, क्वांटिटी एक ही बात होती है। इसके लिए हिंदी में एक और शब्द आता है। रेणु बताओ, हिंदी में कौन सा शब्द आता है? संख्या के लिए हिंदी में एक शब्द और आता है। नो, गुणात्मक तो उसके अलग है। मात्रात्मक बोल सकते हैं, संख्यात्मक बोल सकते हैं, और मैंने आपको बताया था शुरू में, यस, परिमाणात्मक। शाबाश, क्या बोलेंगे? परिमाणात्मक। तो इन्होंने क्या बोला? लिखो, मापन परिमाणात्मक है। हालांकि इंग्लिश में इन्होंने क्वांटिटेटिव बोला है, लेकिन हमको ध्यान रखना है परिमाणात्मक संख्यात्मक एक ही बात होती है। मापन परिमाणात्मक है, जबकि मूल्यांकन, बोलो क्या आना चाहिए? बोलो, गुणात्मक। छोटी सी परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा। समरफील्ड कहते हैं मापन परिमाणात्मक है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक। मापन परिमाणात्मक है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक। आप बोलेंगे साहब, गुणात्मक के साथ मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया बताओ? कहते हैं ना कि साहब मापन निदान है, मूल्यांकन उपचार है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब गुणात्मक में अपने आप में परिमाणात्मक शामिल है। तो हम चाहे तो ऐसा बोल देंगे परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है, और चाहे ऐसा बोले केवल गुणात्मक है तो भी उसमें परिमाणात्मक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि उपचार में क्या शामिल है? निदान। उपचार में क्या शामिल है? निदान। बात समझ में आई? समरफील्ड क्या बोलते हैं? मापन क्या है? क्या परिणाम नहीं है, क्या है? परिमाण है, क्वांटिटेटिव है, परिमाणात्मक है, और मूल्यांकन गुणात्मक है। एक और परिभाषा जो परीक्षा में बहुत आई है, और वो है रेमल्स व रूमल। इनका नाम है रेमर्स व रूमल। रेमर्स व रूमल आपको आराम से याद रहेगी। रेमर्स व रूमल नाम लिखो, और इनवर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट लिखो। लिख रहे हो ना? ओके। क्या बोलते हैं रेमर्स व रूमल? लिखो, मापन से पता चलता है, मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कैसी है। मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कैसी है, जबकि मूल्यांकन बताता है। मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु, सॉरी, कितनी करो, कैसी की जगह आपने लिखा नहीं, उन लोगों के लिए, धीरे लिखने वालों को फायदा भी होता है ना? तो हल्का सा, ज्यादा उसको ऐसे फाड़ना मत, एक हल्का सा लिख दो, कितनी। मापन से पता चलता है, सॉरी, कि कोई वस्तु कितनी है। याद रखना, कितनी मापन है, कैसी मूल्यांकन है। पर आपको कैसे लिखना है? मापन से पता चलता है कोई वस्तु कितनी है, हाउ मच, जबकि मूल्यांकन बताता है, जबकि मूल्यांकन बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। और कितनी अच्छी को ही कैसी बोलते हैं। मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। जबकि मूल्यांकन बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। स्टेटमेंट है रेमर्स व रूमल का। तो करेक्शन कर लिया सबने? कितनी है तो क्या है? मापन। और कितनी अच्छी है तो मूल्यांकन, या फिर कैसी है तो मूल्यांकन, और कितनी है तो मापन। शाबाश।
तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? बताओ। ओके, हमने अभी 4 स्टेटमेंट देखे हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा था कैंपबेल का। किसका था? तो कैंपबेल की कोई भी कीवर्ड पकड़ लेना, वस्तुओं घटनाओं को किस में व्यक्त करते हैं? अंकों या संख्याओं में। सिंपल। दूसरा था वेस्ले साहब का। तो वेस्ले साहब के वो शब्द याद रख लेना, प्रतिशत, मात्रा, अंकों, संख्याओं, मध्य या फिर मध्यांक, मीन, मीडियन। पढ़े ना आपने? मीन, मोड, मीडियम पढ़े कि नहीं पढ़े? ओके, तो ये हो गया वेस्ले साहब का। समरफील्ड तो बहुत आसान है, मापन तो क्या है? परिमाणात्मक, और मूल्यांकन गुणात्मक। और आपके रेमर्स व रूमल तो बताते हैं कि कोई वस्तु कितनी है ये मापन है, और कितनी अच्छी है ये। ओके, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे 3 चीजों की, मापन, आकलन और मूल्यांकन। इनमें बहुत माइनर सा अंतर है, वो हमको समझना है। एक प्रश्न जरूर आता है इंग्लिश में, मेजरमेंट, आकलन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं आंकलन या आकलन। क्या बोलते हैं इसको? असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट। एक मेजरमेंट होता है, एक असेसमेंट होता है, और एक इवेल्युएशन होता है। इससे पहले मापन और मूल्यांकन में अंतर, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, और यह भी पूछा जाता है। तो अब आप लिखो मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में अंतर, और ऐसे लिख लेना ताकि शॉर्ट में लिखें हम, पूरा स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत है नहीं। मापन व मूल्यांकन में अंतर। मापन व मूल्यांकन में अंतर लिख रहे हो ना? बस ओके। तो पहली बात तो सबको पता है, वो क्या? ओके, हाँ ये तो है ही। हाँ, संख्यात्मक। शाबाश, ये दूसरी बात। क्या बात है? तीसरी बात बताओ। एक बहुत साधारण सी बात है, कौन सा किसका भाग है? मापन मूल्यांकन का भाग है, सबको पता है ना? तो परीक्षा में क्या कुछ शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द आता है व्यापक, एक शब्द आता है सीमित। तो व्यापक कौन सा हुआ? मूल्यांकन। और सीमित कौन सा हुआ? क्यों हुआ मापन सीमित? क्योंकि मापन मूल्यांकन का भाग है। शाबाश, तो पहली बात ये लिखो, मापन सीमित है, केवल सीमित लिख दो, और मूल्यांकन व्यापक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऑप्शंस मिलेंगे परीक्षा में, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझाए तो फिर मुश्किल होती है। वहां एक ऑप्शन में मिलेगा मापन व्यापक है, तो वो गलत हो जाएगा। मूल्यांकन व्यापक है तो वो सही हो जाएगा। मापन सीमित है तो वो सही हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, मापन सीमित है, मूल्यांकन व्यापक है, इसका मतलब मापन मूल्यांकन का भाग है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो इसी में आ गया। पर आखिर मापन मूल्यांकन का भाग क्यों है? मापन मूल्यांकन का भाग क्यों है? या फिर हम यूं कहें कि मूल्यांकन में मापन के अतिरिक्त क्या है, यही तो बात होगी। तो फिर क्या है बताओ? मूल्यांकन में मापन के अलावा क्या है? यस, या फिर उसको और बढ़िया तरीके से बोलें तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। मापन का संबंध किससे? ज्ञानात्मक से। और मूल्यांकन का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों से, इसलिए व्यापक हो गया। चलिए लिखें दूसरी बात, मापन का संबंध, मापन का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष, कभी कभी क्रियात्मक भी आता है इसमें, कभी कभी, कभी कभी क्रियात्मक भी, लेकिन मूल्यांकन, मूल्यांकन का संबंध सभी पक्षों से, सभी पक्षों ब्रैकेट में ज्ञानात्मक
क्रियात्मक, पहले क्रियात्मक ले सकते हैं, भावात्मक ले सकते हैं, एक ही बात है। वह भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक से। ये दूसरी बात है। मापन का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से, कभी कभी क्रियात्मक भी, और मूल्यांकन ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी पक्षों से संबंधित है। इसलिए कौन सा व्यापक हुआ? मूल्यांकन। आप पूछेंगे साहब ये कभी कभी का क्या लफड़ा है? तो मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी, याद करो, कि अगर आपको परीक्षा में ऐसा पूछ लें, सुन रहे हो ना, लिख लिया सबने? ओके। अगर परीक्षा में आपको ऐसा पूछ लें कि राम ने 70% अंक प्राप्त किए, तो बोलिए ये मापन होगा कि मूल्यांकन? मापन होगा, क्योंकि वैसे ने बोला प्रतिशत में। अगर ऐसा बोले मिस्टर एक्स की IQ 85 है, मिस्टर एक्स की IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट बुद्धि लब्धि 85 है, ये क्या है? नो, ये भी मापन है, क्योंकि संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। किस में व्यक्त कर रहे हैं? संख्या में। या फिर पूछ लें मयंक का वेट, सुन रहे हो, मयंक का वजन 75 किलो है, ये भी क्या है? मापन है। यानी जहां भी हम मात्रा में, संख्या में, अंकों में, प्रतिशत में कोई बात बताएं, वो क्या है? मापन है। आपने बीएड में और बीएसटीसी में जो परीक्षा दी, याद है आपको? उसकी मार्कशीट मिली आपको? मिली ना? तो उसमें आपकी जो परसेंटेज थी वो क्या है? मापन के मूल्यांकन मापन है। जितने भी मार्कशीट होती है वो सारी की सारी क्या होती है? मापन है। लेकिन याद करो, आपने जो फाइनल लेसन दिया, हमारे जमाने में 200 नंबर का होता था, आपके कितना था? फाइनल लेसन होता है आपके प्रायोगिक कार्य, ऊपर लिखते हैं सैद्धांतिक पक्ष, नीचे लिखते हैं क्रियात्मक पक्ष, लिखते हैं ना? तो उसमें भी आपने कितना बढ़िया लेसन दिया, 200 नंबर का ही था। आपको पता नहीं आपको कितना होता है? याद है मार्कशीट? हरियाणा में कितना होता है? 100 नंबर का होता है। ओके, 100 का 100 का होता होगा, सुन रहे हो ना? तो 100 में से आपने कितना बढ़िया लेसन प्रेजेंट किया, क्या आपको मार्क्स दिए गए? यस, नहीं, क्यों? उसमें भी नंबर मिले थे। सैद्धांतिक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष दोनों में नंबर दिए जाते हैं। 12th में आपने थियरी में कितने मार्क्स लिए, साथ में प्रैक्टिकल में भी मार्क्स मिले? बोलिए नहीं मिले थे क्या? आपने किया तो था लैब में प्रयोग, आपने बनाए तो थे मॉडल, लेकिन उसको भी हम कई बार क्या करते हैं? अंकों में व्यक्त करते हैं ना? इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी क्रियात्मक पक्ष भी इसमें शामिल होता है, मेनली ज्ञानात्मक पक्ष होता है, लेकिन मूल्यांकन में तो सारे पक्ष शामिल होंगे। मूल्यांकन में क्या होंगे? सारे पक्ष। तो सारे पक्ष में और क्या आ गया? और आ गया आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट, और आ गया आपके एटीट्यूड का टेस्ट, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है, आप में अभिक्षमता कैसी है, आपकी रुचि कैसी है, इन सब के टेस्ट भी होते हैं। उनको हम अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। ईमानदारी कितनी है, उसको अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। आप में अनुशासन कितना है, नैतिकता कितनी है, उसको हम संख्याओं में न्यूमेरिकल रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि मूल्यांकन व्यापक है, क्योंकि इसमें ज्ञानात्मक के अलावा क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष भी शामिल हैं। तो मोटे तौर पे ये बात क्लियर हुई सबको? कोई दिक्कत नहीं? ओके। तीसरी बात, हम बार बार कहते हैं कि मापन संख्यात्मक आयाम है, अंकों में व्यक्त किया जाता है ना? बोलो, मापन किस में व्यक्त किया जाता है? संख्याओं में, या फिर अंकों में, या फिर प्रतिशत में, या फिर मात्रा में, दैट इज क्वांटिटी, किया जाता है ना? ओके। तो इसका मतलब यह है कि मापन किसी भी बच्चे की उपलब्धि के बारे में हमें एक डेटा देता है, सूचना देता है। क्या देता है? सूचना। राम ने मैथ्स में 100 में से 70 नंबर प्राप्त किए, ये क्या है? सूचना। लेकिन अब इसका क्या करना है, या फिर जो उद्देश्य तय किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, इसके बारे में जजमेंट कौन देता है? मूल्यांकन देता है। इसलिए एक बड़ा अंतर याद रखना, मापन केवल संख्यात्मक आयाम है, जबकि मूल्यांकन संख्यात्मक, मापन केवल संख्यात्मक आयाम है, मतलब केवल सूचना देता है, जबकि मूल्यांकन निर्णय भी देता है। जबकि मूल्यांकन क्या देता है? निर्णय भी देता है। मैंने आपको बोला था आरपीएससी में पहली बार प्रश्न आया था, मूल्यांकन क्या है? सवाल क्या था?
मूल्यांकन क्या है? 4 ऑप्शन थे। पहला था जांचना, दूसरा था परीक्षा लेना, तीसरा था परीक्षण, चौथा था निर्णय। तो सही जवाब क्या था? निर्णय। मूल्यांकन निर्णय है, मूल्यांकन जजमेंट है, क्योंकि बाकी तीनों जो चीजें हैं, जांचना हो, परीक्षा लेना हो, परीक्षण करना हो, या फिर और क्या बोला था, परखना हो, ये सारे के सारे मापन को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? मापन को। तो इंपॉर्टेंट बात है। अगला अंतर लिखो। इधर मापन था, उधर मूल्यांकन था ना? तो मापन में अगली बात लिखो, यह है केवल सूचना देता है, यह केवल सूचना देता है, जबकि मूल्यांकन यानी यह निर्णय भी देता है, यह निर्णय भी देता है। इसी के साथ वो भी बात लिख लो, यह संख्यात्मक आयाम है, और यह संख्यात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा? यस, शाबाश, यह गुणात्मक है। या इसको हम संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों लिखो तो भी चलेगा, यह गुणात्मक है। एक और बात, सूचना देता है, वो निर्णय भी देता है, ये संख्यात्मक है, ये वो गुणात्मक है, या फिर वो संख्यात्मक गुणात्मक दोनों है, वो सूचना और निर्णय दोनों देता है। बात सूचना भी उसमें शामिल है, पर हम केवल एक शब्द लिखें तो काम चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं आई? एक और बात, मापन दूसरे शब्दों में परीक्षण कोई कहते हैं, परीक्षा कोई कहते हैं। सुन रहे हो ना? किसको कहते हैं? परीक्षा। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो परीक्षा एक निश्चित अवधि से संबंधित होती है, और सूचना दी, परीक्षा खत्म, मापन खत्म, मापन समाप्त। मापन समाप्त हो जाता है क्योंकि केवल बता दिया साहब 70% मार्क्स आए, बात खत्म। लेकिन मूल्यांकन उसके बाद भी जारी रहता है, क्योंकि मूल्यांकन में निर्णय भी शामिल है। इसलिए याद रखना। तुम क्या कर रही हो अर्चना? सामने देखो। इसका मतलब याद रखना, मापन का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है, और मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया। लिखो अगली विशेषता, इसका संबंध निश्चित अवधि से होता है। अवधि से होता है, यह सतत प्रक्रिया है, अनवरत है, सतत है, लगातार है। यह सतत प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निर्णय है। यह सतत प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निर्णय है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत कोई? मैंने आपको बोला ना, ये वाला टॉपिक एक जगह आप पढ़ोगे, आपके परीक्षा में 4 जगह आएगा। 4 जगह, पता है ना आपको? आपके रीट में कहां कहां है? या आपके रीट में साइकोलॉजी में, या आपके रीट में शिक्षण विधियों में है, या आपके रीट में आपकी लैंग्वेज फर्स्ट में है, रीट में लैंग्वेज सेकंड में है, रीट लेवल 2 में आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें साइंस में भी है और मैथ में भी है। क्योंकि 30 नंबर की साइंस आएगी, 30 नंबर की मैथ आएगी। मैथ में 30 नंबर में कंटेंट प्लस मेथड्स दोनों आएंगे, साइंस में भी कंटेंट प्लस मेथड्स दोनों आएंगे। तो जहां मेथड्स है वहां मूल्यांकन की बातें गारंटी से आती है। और लेवल 1 में आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें कंटेंट्स और मेथड्स दोनों हैं। 5 में गणित में भी मूल्यांकन का प्रश्न आएगा, हिंदी में भी लेवल 1 में आएगा। कौन कौन है लेवल 1 वाले? हाथ खड़ा करो। ओके, तो लेवल 1 वालों के लिए 5 जगह ये वहां पे है, और लैंग्वेज फर्स्ट में है, लैंग्वेज सेकंड में है, और साइकोलॉजी में तो है ही। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो। और सेकंड ग्रेड में मेथड्स में तो कमाल की बात है ही है। समझ में आ रही है? ओके, तो ये सिंपल बात सबने लिख ली। एक चीज और छोटी सी बात, निदान और उपचार। देखो, निदान एक शब्द है जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस। क्या होता है निदान? बोलो। जांच करना। निदान का मतलब किसी कमजोरी का कारण पता लगना, उसको बोलते हैं निदान।
उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, वो निदान होता है। फिर इसको ठीक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उपचार। तो याद रखना, जहां केवल मापन और मूल्यांकन की बात हो पेपर में, जहां केवल मापन और मूल्यांकन की बात हो परीक्षा में, वहां हम मापन को निदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निदान। और मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, उपचार बोलते हैं। राम के गणित में 40% प्राप्तांक है, ये निदान है। उपचार, उसको एक्स्ट्रा क्लास दो, ये उपचार है। लेकिन जब आकलन बीच में आ जाता है, जब असेसमेंट बीच में आ जाता है, तो निदान असेसमेंट के साथ चला जाता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि वास्तव में निदान का मतलब होता है पूरा विश्लेषण करना। केवल 40% नंबर है, पता ही नहीं लगता क्या है, पेपर बहुत हार्ड था तो इंटेलिजेंट था तो भी 40% आ गए। तो असेसमेंट में पर्टिकुलर डायग्नोस होता है, तो मैं असेसमेंट बताऊंगा आपको, इसके बाद वहां डायग्नोस की बात करेंगे। तो कुल मिला के 4-5 बातें क्लियर है। ओके, सिंपल, बस इतना ही ध्यान रखना है और ज्यादा माथा बच्चे की जरूरत नहीं है। अब सुन रहे हो ना सब लोग, मापन, आकलन और मूल्यांकन, ये ध्यान देना, लेटेस्ट ट्रेंड है आकलन का, और आकलन में गारंटी से प्रश्न आएगा। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, आकलन को इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट। बोलिए क्या बोलते हैं, असेसमेंट। और मूल्यांकन को बोलते हैं इवेल्युएशन। क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन। तो 3 टर्म अपने पास आ गई, मापन, आकलन और मूल्यांकन। बोलिए। ओके, इंग्लिश में मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। बोलिए। ओके, आप जस्ट गेस करें कि मापन और आकलन में क्या संबंध हो सकता है। मापन आकलन से बड़ा है, या मापन आकलन का एक भाग है, या फिर आकलन मूल्यांकन से भी बड़ा है, या फिर आकलन मूल्यांकन का एक भाग है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है सबको। सबसे छोटा है मापन, क्या है, उसके बाद आएगा आकलन, क्या आएगा, आकलन, और उसके बाद आएगा मूल्यांकन, क्या आएगा। ओके, तो हेडिंग डालो, मापन, आकलन एवं मूल्यांकन, ये हेडिंग है। इंग्लिश में लिखना है सबको, मेजरमेंट, कॉमा, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। मेजरमेंट मापन को बोलते हैं, असेसमेंट आकलन को बोलते हैं, और मूल्यांकन इवेल्युएशन को बोलते हैं हिंदी में। सबने लिखा, बताओ मेरे को, इंग्लिश में क्या लिखा, पहला लेटर, पहला वर्ड मेजरमेंट, दूसरा वर्ड असेसमेंट, और तीसरा, ओके, अब बोर्ड पे देखो, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं मापन, ध्यान देना, समझना, और यहां पे आकलन, शाबाश, और सबसे बाहर, शाबाश। तो पहली बात तो आपको सबको क्लियर हो ही गई कि सबसे व्यापक मूल्यांकन, उसका एक भाग आकलन और उसका एक भाग मापन। अब कंसेप्ट क्लियर करना है कि आखिर मापन में क्या होता है, और फिर आकलन में और क्या जुड़ जाता है, और मूल्यांकन में और क्या जुड़ जाता है। तो सिंपल, मापन का हमने आपको एक एग्जांपल बताया कि मोहन ने 70% अंक प्राप्त किए, ये क्या है, मापन। सिंपल सूचना दे दी। ओके, मापन में केवल सूचना देंगे, उसमें 75 किलो वेट है, उसने 70% अंक प्राप्त किए, उसका आईक्यू इतना है, या कोई भी जिसको हम इकाइयों में, अंकों में, संख्याओं में, प्रतिशत में व्यक्त करें, वो मापन है। ये तो सबको क्लियर हो जाएगा ना। आपको पता है आपके थर्ड ग्रेड में केवल इतना पूछा गया था, ये वाली लाइन आई थी, मोहन ने 70% अंक प्राप्त किए, यह क्या है, ऑप्शंस थे
मापन, आकलन, मूल्यांकन, तो लगभग बच्चे मूल्यांकन करके आए, कोई आकलन करके आया। जिसने मापन किया उसका सही हुआ। तो पहली बात तो मापन के बारे में याद रखोगे, याद रहेगी सबको। ओके, दूसरी बात, अब आकलन में और क्या हो सकता है, यानी ये वाली जो जगह है जहां पे मापन का बाउंड्री खत्म होती है, यहां पे और क्या हो सकता है, गेस करें, सोचें और बताएं। आप बताओ, चलो गेस करो कोई भी। रेनू, आकलन मापन के बाहर है, तो इसमें और क्या हो सकता है जो मापन में कवर नहीं होता। हाँ, यस, ये भी हो सकता है। ओके, गुड, और बताओ। ओके, सुनो, मापन ने तो केवल एक सूचना दे दी कि साहब उसने 70% अंक प्राप्त किए, ये क्लियर नहीं है कि किस विषय में है। अच्छी बात। आकलन क्या बोलता है, आकलन बोलता है साहब मोहन ने 70% अंक प्राप्त किए। इससे पता नहीं लगता कि मोहन इंटेलिजेंट है कि डल, इससे ये पता नहीं लगता कि मोहन का लेवल क्या है। आकलन बताता है कि साहब मोहन ने 70% अंक प्राप्त किए, लेकिन कक्षा में 50 बच्चे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं, उनमें से 90% बच्चों के 60% तक ही नंबर है, केवल 4-5 बच्चों के 60 से ऊपर हैं और मोहन इनमें से एक है। इसका मतलब इस सूचना को सुनते ही हमको पता लग गया कि मोहन इंटेलिजेंट है। या फिर ये सूचना आ जाए कि साहब मोहन ने 70% अंक प्राप्त किए, ओके, ये तो मापन है, केवल सीमित सूचना है, लेकिन मोहन का क्लास में 50 बच्चों में 42वां नंबर है, लगभग बच्चों के 70 से ऊपर है, तो मोहन का स्तर क्या है, निम्न है, कमजोर है। ये एक्स्ट्रा सूचना कौन देता है, आकलन। इसका मतलब आकलन मोहन की तुलना करता है दूसरे बच्चों से। तस्वीर क्लियर हुई। दूसरी बात, मापन तो केवल यह बताता है कि साहब मोहन ने 70% अंक प्राप्त किए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये होता गणित में 70% अंक प्राप्त किए, सूचना खत्म। लेकिन आकलन बताता है मोहन ने गणित में तो 70% अंक प्राप्त किए, लेकिन मोहन ने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, कला वाले विषयों में 90% अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब और तस्वीर क्लियर हुई कि दूसरे विषयों में कैसा है। आकलन यह भी बताता है कि मोहन ने 70% मार्क्स अचीव किए, केवल ज्ञानात्मक पक्ष, लेकिन मोहन ने डिबेट में पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक हासिल की है, चल वैजयंती जीती है, मोमेंटो जीते हैं। मोहन ने समाज सेवा के कार्यों में कलेक्टर से पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इसका मतलब आकलन केवल ज्ञानात्मक पक्ष की बात नहीं करता, दूसरे पक्षों की भी बात करता है, जो कि मूल्यांकन भी करेगा। तो मापन के अलावा क्या क्या बातें हुई, एक तो मापन ने एक सीमित सूचना दी, एक ही विषय की दी, ये दूसरे विषयों की बात भी करता है। एक, मान लो मापन सभी विषयों की सूचना देता है, तो ये उन विषयों के बाहर की जो दूसरी चीजें हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्येतर क्रियाएं, उनकी भी बात करता है, दूसरे लोगों से तुलना भी करवाता है, और ये विश्लेषण भी करता है। क्या करता है, विश्लेषण भी करता है। और एक बहुत बड़ी बात, आकलन फीडबैक भी देता है। आकलन क्या देता है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि देता है। क्यों देता है, क्योंकि आकलन का उद्देश्य है छात्र जो सीख रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें सुधार करना। क्या करना, उसमें सुधार करना। आपने कभी सुना फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट सुना है? तो एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट है आकलन, जिसमें हम जो चल रहा है उसमें सुधार भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं। टीचर अपनी रणनीतियों को, शिक्षण विधियों को बदलता भी है। तो आकलन मापन की तुलना में क्या हो गया, विस्तृत हो गया। कैसे विस्तृत हुआ, एक तो मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष की बात करता है, आकलन सभी पक्षों की बात करता है, खेल की भी बात करता है, डिबेट की भी बात करता है, समाज सेवा की भी बात करता है। करता कि नहीं करता? पर्सनैलिटी, मोहन ने 70% अंक प्राप्त किए, ये तो आपने देख लिया, लेकिन मोहन दिखता कितना हैंडसम है, ये तो आपने नहीं देखा, तो उसकी पर्सनैलिटी की भी बात करेगा। एटीट्यूड कैसा है, मोहन ने 70% अंक तो प्राप्त किए, लेकिन मोहन इतना सिंसियर है कि हमेशा गुरुजनों के चरण स्पर्श करता है। तो ये सारी बातें आकलन में आती हैं। इसका मतलब आकलन दूसरे पक्षों को भी शामिल करता है। सभी पक्ष शामिल मूल्यांकन में भी है, और सभी पक्ष शामिल किस में है, आकलन में भी है। बात समझ आई आपको? विश्लेषण सही तरीके से आकलन करता है, इसलिए कहते हैं कि आकलन निदान भी है, आकलन निदान भी करता है। अब बात आती है मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन में आकलन के अलावा भी कुछ है, वो क्या है? मूल्यांकन बच गया, मतलब इस जगह में क्या है, इस जगह का मतलब वो कौन सी चीज है जो आकलन में भी नहीं है, मापन में भी नहीं है, केवल मूल्यांकन में ही है। यस, वो है जजमेंट, वो है निर्णय देना। क्या देना?
निर्णय देना। तो ये बात क्लियर हुई आपको? केवल निर्णय देना किस में है? मूल्यांकन में। क्या मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी पक्ष हैं? बिल्कुल हैं। तो वो आप बोलेंगे साहब वो तो इसमें है, तो ये भी तो इसमें है। बात समझ आ रही ना? इसका मतलब ज्ञानात्मक, क्रियात्मक सभी पक्ष हैं मूल्यांकन में भी और आकलन में भी, लेकिन मापन में नहीं है, क्योंकि मापन में एक ही पक्ष है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? ज्ञानात्मक। कौन सा? ज्ञानात्मक। केवल पढ़ने लिखने की बात ही करता है। तुलना, विश्लेषण, निदान, ये सारी चीजें भी मापन नहीं करता। ये सारी चीजें आकलन में होती हैं, पर आकलन उपचार नहीं करता, क्योंकि आकलन निर्णय नहीं देता, वो मूल्यांकन में है। तो एक तो ये डायग्राम बनाओ आप जल्दी से, फिर हम एक छोटी सी बात और करेंगे। सिंपल एक डायग्राम बना लो। अंदर मापन, बाहर आकलन, सबसे बाहर मूल्यांकन। सिंपल। आज के बाद आकलन के बारे में ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि आकलन किसका हिस्सा है, मापन किसका हिस्सा है, कौन किससे व्यापक है, कौन किससे सीमित है। ये बात क्लियर हुई? एक बार TSSS में एक प्रश्न आया था और उसमें 4 विकल्प थे। आप सुन रहे हो मेरी बात? उसमें कितने विकल्प थे? 4 विकल्प थे, और पूछा गया था कौन सा विकल्प सही है। एक विकल्प में था, जल्दी से लिख के सामने देखो, एक विकल्प में था मापन। आपने लिख लिया सबने? सवाल था मापन, मूल्यांकन और आकलन के संबंध के बारे में। एक में था मापन जोड़ मूल्यांकन बराबर आकलन। उसमें सर्कल नहीं था, पर ये कॉमन सेंस हमको लगाना पड़ेगा। एक में था मूल्यांकन जोड़ आकलन बराबर मापन। एक में था मापन जोड़ आकलन बराबर मूल्यांकन। तो बोलिए कौन सा करोगे? मापन जोड़ आकलन बराबर मूल्यांकन। इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई? क्लियर? चल, थोड़ी सी एक बात और करूंगा मैं आगे बढ़ने से पहले, और वो है आकलन और मूल्यांकन में अंतर। आप लिखो आकलन और मूल्यांकन में अंतर। असेसमेंट, इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन में अंतर। और सबसे ज्यादा परीक्षा में यही आता है, यही एक बात। चूंकि आकलन में हम विश्लेषण करते हैं, चूंकि आकलन में दूसरों से तुलना करते हैं, चूंकि आकलन में कौन से क्षेत्रों में बच्चे में कमियां हैं, जिनके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है लर्निंग गैप्स। क्या आता है? लर्निंग गैप्स। उनको भी सुधारते हैं। इसलिए हम कदम कदम पे बच्चे को फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं? फीडबैक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि। क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि बोलते हैं। तो आकलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है, और यही गारंटी से ही आएगा, वो है प्रतिपुष्टि देना। क्या शब्द है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना। तो पहला बिंदु यही लिखो आप, प्रतिपुष्टि। इंग्लिश में भी लिखना फीडबैक देना, देता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक देता है, और ये तो हर बार निर्णय देता है साहब, निर्णय देता। दूसरी बात यह है निदान है। यहां पे हम खुल के लिखेंगे निदान। मापन में हम डर रहे थे निदान लिखते हुए, और यह उपचार है। अब देखो मापन में हमने निदान क्यों नहीं लिखा? मापन में हमने निदान क्यों नहीं लिखा? दोनों बातें लिख ली सबने? ठीक तो चल रहा है? समझ में तो आ रहा है? और तो नहीं हो रहे? और नहीं होना है, क्योंकि ये पता है क्या है, कितनी जगह आपकी परीक्षा में। देखो एक एग्जांपल, आप बोलेंगे साहब मापन में निदान क्यों नहीं लिखा? तो हमको ये जिद नहीं करनी है। कोई पेपर बनाने वाला
ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है कि मापन निदान है तो मूल्यांकन उपचार है। ये बात एकदम गलत नहीं है पर एकदम सही भी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि आकलन में निदान होता है और मूल्यांकन में उपचार होता है। निदान क्या होता है, डायग्नोस क्या होता है, तो सुने। निदान का मतलब होता है पर्टिकुलर उस विशिष्ट क्षेत्र का पता लगाना और उसका विश्लेषण करना कि वास्तव में कमी कहां है, वास्तव में लर्निंग गैप कहां है, वास्तव में बच्चे को क्या नहीं आता। जैसे एक बच्चे को भाग करना नहीं आता, भाग समझते हो ना, भाग नहीं आता तो अब कितना भी उसको पढ़ाओ उसको भाग आता ही नहीं है। निदान इसका ये होगा कि आखिर भाग क्यों नहीं आता इसको, तो पता लगा साहब इसको बाकी नहीं आता, गुणा नहीं आता, इसलिए भाग नहीं आता। तो गुणा या बाकी नहीं आएगा तो फिर भाग कैसे आएगा, निदान हुआ ना। तो उसका उपचार हम करेंगे, पहले उसको गुणा या जोड़ या बाकी सिखाएंगे, उसके बाद ही वो भाग कर पाएगा। जैसे मान लो एक बच्चे को आपने कोई भी एग्जाम्पल, एक संख्या दी 57 18 प्लस करो, सुन रहे हो, जोड़ो। तो उसने क्या किया, इसको जोड़ा। 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 कितने हैं 15, और 5 और 1 6। अगर परीक्षा में ये सवाल आ गया और उसकी जांच करी गुरुजी ने, सुन रहे हो ना, तो परीक्षा में इसकी जांच करी। परीक्षा है मापन, परीक्षा क्या है, मापन। याद रखना, परीक्षा, परीक्षण, जांचना, ये सब क्या है, मापन है। 2 नंबर का प्रश्न था 57 प्लस 18, आंसर दीजिए। बच्चे ने दे दिया 615 615। बोले सही की गलत, गलत है, तो वो इसको 2 में से 0 देगा। वो बोलेगा इसको जोड़ नहीं आता, यही तो है, सूचना दे दी जोड़ नहीं आता, पर वास्तव में बात सही नहीं है, क्योंकि 7 और 8 15 होते हैं, ये तो उसको आता ही है। 5 और 1 6 होते हैं, ये भी उसको आता है, बस इसको कैरी नहीं कर पाया, कैरी करना नहीं आ रहा। अब वास्तव में समस्या का पता लग गया तो हुआ निदान, और दरअसल यही है आकलन। ये क्या है, आकलन। इसलिए ध्यान रखेंगे, केवल मापन में निदान का प्रयोग करना गलत है, लेकिन आकलन में निदान का प्रयोग करना इसलिए सही है कि आकलन रूट तक पहुंचता है, जड़ तक पहुंचता है, कमजोरी कहां पे है उस स्पेसिफिक पॉइंट का पता लगाता है। तो अपना पॉइंट क्या था, कि क्या पॉइंट था अपना, कि आकलन क्या है, निदान है, और मूल्यांकन क्या है, उपचार है। सबको याद रहेगा। तीसरी बात लिखो, यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है और यह परिणाम है। यह प्रक्रिया है, यह परिणाम है। मूल्यांकन परिणाम है, आकलन प्रक्रिया है। एक बात और, इसका उद्देश्य, आकलन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम, इंग्लिश में आता है लर्निंग गैप्स, हिंदी में एक शब्द आता है रिक्तियां। शिक्षण अधिगम रिक्तियों को दूर करना है, और इसका उद्देश्य है कि शैक्षिक उद्देश्य मिले कि नहीं मिले इसका निर्णय करना है। तो इसका उद्देश्य शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त हुई या नहीं, इसका निर्णय करना है, इसका निर्णय करना है। प्राप्त हुई कि नहीं हुई इसका निर्णय करना है, तो मूल्यांकन है। मूल्यांकन पे हर कदम में निर्णय है, उपचार है वो भी निर्णय है, परिणाम है वो भी निर्णय है, निर्णय है वो भी निर्णय है। इसलिए तो एक सवाल आया था कि मूल्यांकन क्या है, जवाब है निर्णय है, और इसमें दूर करना है, कमियों को दूर करना है। ये प्रतिपुष्टि भी देता है, ये भी ध्यान रखना। और आखिरी बात, इसकी आखिरी बात, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी, आपने सुना है एफ ए और एस ए, जानते हो, पढ़ेंगे हम एफ ए और एस ए, सीसी में पढ़ेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जानते हो ना, हिंदी में क्या कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को, ध्यान देना। पूरे साल
जो भी आप बच्चों के साथ करोगे, उनसे बात करोगे, क्विज करोगे, पोर्टफोलियो बनाओगे, क्वेश्चनेयर करोगे, कक्षा कक्षा में उनसे जो भी पूछोगे, होमवर्क दोगे, ये सारे के सारे नो फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे। पूरे साल आप जो भी करेंगे वो क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाते हैं। हिंदी में उनको रचनात्मक आकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन या विकासात्मक आकलन, बहुत से नाम है, मैं कराऊंगा डिटेल में। और केवल फाइनल एग्जाम लेते हैं या कई बार 2 परीक्षाएं लेते हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक, जो रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं वो होते हैं समेटिव, वो होते हैं योगात्मक। योगात्मक होगा मूल्यांकन, हमेशा याद रखना। योगात्मक क्या होगा? मूल्यांकन। और रचनात्मक क्या होगा? आकलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट करके लिखो इसको, आखिरी इंपॉर्टेंट। ये है रचनात्मक, ब्रैकेट में फॉर्मेटिव। यह है रचनात्मक, ब्रैकेट में फॉर्मेटिव, प्रकृति से संबंधित है। और यह है योगात्मक, यानी फाइनल ग्रेड देंगे, फाइनल पास फेल करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं समेटिव। प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। यह बहुत खास बात। जैसे रचनात्मक, योगात्मक हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अभी केवल इतना सा समझ लो कि पूरे साल जो भी क्लासरूम में होता है वो रचनात्मक प्रकृति का होता है, निर्माणात्मक होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैरी करने के लिए होता है। उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड में कोई उल्लेख नहीं होता, पास फेल से उसका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन आगे वाला अंत में होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, टर्म एग्जाम उसको बोलते हैं। और उसी से पास फेल होता है, उसी से जजमेंट होते हैं, उसी से निर्णय होता है कि इसको आगे भेजें कि नहीं भेजें। चलिए याद रखना, रचनात्मक कौन सा? आकलन की मूल्यांकन, आकलन। रचनात्मक बोलो, आकलन। और योगात्मक मूल्यांकन। अंतिम कौन सा होता है? योगात्मक की रचनात्मक, योगात्मक। और पूरे सेशन के दौरान वर्ष पर्यंत जो चलता है वो कौन सा होता है? रचनात्मक। इंग्लिश में रचनात्मक को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव। और योगात्मक को क्या क्या कहते हैं? समेटिव। निर्णय देने वाला कौन सा? फॉर्मेटिव समेटिव में निर्णय देने वाला कौन सा? बोलो, समेटिव। और फीडबैक देने वाला कौन सा? फॉर्मेटिव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने वाला कौन सा? फॉर्मेटिव की समेटिव? बोलो, शाबाश। बात समझ आई? तो याद रखना, क्या क्या याद रखना है? मापन, आकलन और मूल्यांकन में सबसे छोटा कौन? मापन। उसके बाद आकलन और उसके बाद मूल्यांकन। याद रखना, मापन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। आकलन को असेसमेंट और मूल्यांकन को इवेल्युएशन। मापन में क्या होता है? सिर्फ सूचना और संख्यात्मक आयाम। मापन में 2 चीजें याद रखना, संख्या और सूचना, सीमित है। आकलन में क्या जुड़ गया? आकलन में जुड़ गया निदान। क्या जुड़ गया? आकलन में जुड़ गया विश्लेषण। क्या जुड़ गया? मूल्यांकन केवल ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में सूचना देता है और आकलन सभी पक्षों के बारे में। आकलन सभी पक्षों के बारे में। सुन रहे हो मेरी बात? मूल्यांकन भी सभी पक्षों के बारे में, ठीक है। मापन केवल एक पक्ष के बारे में। उसके बाद आकलन मूल्यांकन में क्या फर्क है? तो हमको ध्यान रखना है, एक प्रक्रिया है, एक परिणाम है। प्रक्रिया कौन सा है? आकलन। परिणाम कौन सा है? मूल्यांकन। एक निदान है, एक उपचार है। निदान कौन सा है? आकलन। उपचार कौन सा है? मूल्यांकन। और बहुत महत्वपूर्ण बात, दोनों में एक की प्रकृति है फॉर्मेटिव और एक की है समेटिव। फॉर्मेटिव किसकी? आकलन की। और समेटिव किसकी? मूल्यांकन की। पूरे वर्ष में कौन सा किया जाता है? फॉर्मेटिव। और अंत में कौन सा किया जाता है? एक और बात कर ले, मोमेंटोस वाली बात तो नहीं हो रही।
पहले पहले एक ऐड आता था, मेंटोस, मेंटोस खाते ही दिमाग की बत्ती जलती थी। किसने देखा? पहले आता था मेंटोस खाते ही क्या होता है, दिमाग की बत्ती जलती है। तो एक गुरुजी थे हमारी तरह, मेरी क्लास में, मेरे को ये लगा अभी। तो वो क्या करते थे, प्रोफेसर साहब थे, आप सुन रहे हो मेरी बात, इसके बाद कुछ और बाकी है। प्रोफेसर साहब थे तो उनकी दो स्टाइल थी। एक तो वो जो भी बच्चे बोलते थे ना, उनसे उल्टा ही करते थे। ऐसे बहुत से गुरुजी देखे होंगे आपने कि सर आज जल्दी छोड़ दो, नहीं 2 घंटे और पढ़ोगे, सर और पढ़ाओ, छुट्टी। बच्चों से एकदम अपोजिट। एक, जब वो बोर्ड पे लिखने जाते थे तो बच्चों के मजे थे, क्योंकि वो बोर्ड पे लिखते तो 2 मिनट बाद में घूमते, पीछे से पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो उनकी क्लास है तो साहब कभी भी आ जाएंगे, चले जाएंगे। प्रोफेसर साहब की क्लास चल रही थी, तो एक लड़का लेट था, सुन रहे हो ना, और ऐसे बच्चे बैठे थे, उधर आके खड़ा हो गया, उनको नहीं दिख रहा प्रोफेसर साहब को, लेकिन बच्चों को दिख रहा है। तो बोले आ जाऊं, रुको रुको अभी बोर्ड पे जाएंगे तब आना। ओके, बाहर खड़ा आराम से नोटबुक लेके, सुन रहे हो ना। फिर जैसे ही प्रोफेसर साहब बोर्ड की तरफ गए लिखने, बच्चों ने कहा आ जा। अब वो आ गया, लेकिन उसको पता है कि प्रोफेसर साहब कितनी देर बाद पलटेंगे, तो जल्दी आ जा, सारा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी नोटबुक लेके आराम चल रहा है। ओके, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कई बार होता है ना आपके पीछे से कोई चीज होती है तो आपको एहसास होता है कुछ हो रहा है। तो प्रोफेसर साहब लिखते लिखते उनको एहसास हो गया कि क्या हो रहा है, पलट गए बीच में ही। पलट गए तो भाई साहब आ रहे थे, लेट आयो, गेट आउट, बाहर निकाल दिया, बाहर चला गया। अब बाहर जाके उसने मेंटोस खाया। अब मेंटोस खाते ही दिमाग की बत्ती जलती है। इस बार उसने वेट किया, अब की बार जाए तो बताना। बच्चों ने कहा ओके। और इस बार क्या हुआ, जैसे प्रोफेसर साहब बोर्ड की तरफ आए, बच्चों ने कहा आ जा, और वो अंदर आया, चल दिया। इस बार भी आराम से आ रहा है, क्योंकि अब तो दिमाग से काम कर रहा है ना, आराम से आ रहा है। प्रोफेसर साहब को अब भी एहसास हो गया कि पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है, वो बीच में पलट गए। जैसे प्रोफेसर साहब पलटे, लड़का भी पलट गया। प्रोफेसर साहब ने बोला कहां जा रहे हो, सिट डाउन। रोक लिया, जाना नहीं है, बैठ जाओ। तो ऐसा तो नहीं कि मैं इधर लिखूं और उधर। हमारे एक सर थे, वो मैंने उनसे साइकोलॉजी पढ़ी है थोड़े दिन जयपुर में, सुन रहे हो ना। बहुत बड़े विद्वान थे यूनिवर्सिटी के, और बड़े सनकी थे वो। भरी हुई क्लास में वो क्या करते, सुन रहे हो ना, आते वो पहले तो आते तो अलग ही मिजाज से आते वो। कभी भी वो इस गेट से नहीं आते, कभी उस गेट से आते, कभी उस गेट से आते, बच्चों के बीच में से। लेकिन सब बच्चे जानते थे कि जो बोलते हैं वो कमाल की चीज है। फिर वो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते निकल जाते। बच्चों को 5 मिनट बाद पता, गए क्या सर, गए कब के। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। ठीक हो गया, सही हो सब लोग। अभी भी भर्ती आ सकती है। आज हरियाणा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती आई है, और अभी अगस्त में, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, किस किसने देखा, 1 2 3 4 5 देखा करो। देखो, अच्छा आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे चैनल का पता नहीं। किस किस को मेरे चैनल का पता है, सब्सक्राइब कर रखा है? ओके, तो नए बच्चे आप भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कर जाता है ना। साइकोलॉजी, स्पेलिंग सही लिखना। साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, PSYCHOLOGY, फिर मेरा नाम अशोक पारिक, है ना। घर जाके करना। अभी एक छोटी सी चीज करते हैं, बहुत ही काम की है। तो अभी तक जो किया वो क्लियर है सबको? ओके, अब आगे चलते हैं, और आगे आप लिखें मूल्यांकन विशेषताएं। बहुत ही खास है, इसमें 6-7 बातें हैं, लेकिन वो परीक्षा के लिहाज से बहुत काम की है, कमाल की है। तो लिखिए मूल्यांकन विशेषताएं। मूल्यांकन विशेषता, इसमें 3-4 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार आए हैं। 10 हो गए, अभी क्लास थोड़ी हो, और क्लास है क्या, नहीं है ना, 10 मिनट में कर लें अपन, है ना। ओके, नाइस, यस। हाँ, डिपेंड करेगा, है ना। वो तो हमको देखना है, डिपेंड करेगा। ये बात 100% गलत भी नहीं है, 100% सही भी नहीं है ना। तो वो उसी उसी जो ऑप्शन आएगा, जो कारण में दिया हुआ होगा, उसके आधार पर हम इसको जज कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा लिखा आ जाए कि मापन निदान है, ठीक है, और सिंपल कथन कारण में कैसे दें, मूल्यांकन उपचार है। मापन निदान है, मूल्यांकन उपचार है, तो इसको हम गलत नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सही करेंगे। क्योंकि ये कौन सा पर्सपेक्टिव होगा, मैंने आपको बताया था अभी,
ये पर्सपेक्टिव होगा केवल मेजरमेंट और इवेल्युएशन, इसमें असेसमेंट कहीं है ही नहीं। जहां असेसमेंट आ गया वहां चीजें बदलेंगी, ये ध्यान रखना है। इतना डीपली आपको नहीं पूछेंगे। फिर भी मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं, तो पहली विशेषता तो सबको पता है, बोलिए क्या? दो विशेषताएं तो सबको पता है मूल्यांकन की, बोलिए क्या क्या है मूल्यांकन? सतत प्रक्रिया, शाबाश। और दूसरी व्यापक प्रक्रिया है। सीसीई का पूरा नाम भी है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, शाबाश। तो पहले पहली बात लिखो विशेषता में, पहली बात, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक, आपका पहला दिन है जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा, तो फिर तो आपको मजा आएगा हमारी साइकोलॉजी क्लास में, तो और भी। क्यों रेनो? उस भीड़ में जब ये बैठेंगी, वैसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, है ना? मेरे को कोई पूछता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब, हाँ, शब्दों शब्दों का खेल है परीक्षा। सतत प्रक्रिया है तो राइट, लगातार चलता है तो राइट, अनवरत प्रक्रिया है तो राइट, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो राइट, मूल्यांकन कभी समाप्त नहीं होता तो भी राइट। कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि मूल्यांकन सतत क्यों है? मूल्यांकन रुकता क्यों नहीं? मूल्यांकन रुकता क्यों नहीं? ओके, अभी सुनो, तुमने जो पूछा है इस पे अब तक कम से कम 20 सवाल आ चुके हैं। क्या है सुनो, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि, सुन रहे हो सब लोग? लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत से प्रश्न है जो मैं लिखवा नहीं पाऊंगा, वो तो खाली आपको हम टेस्ट में बुक में वैसे ही देंगे। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि, पहला ऑप्शन, इसमें ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी पक्ष शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन, पहला क्या बोला मैंने? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी पक्ष शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन, इसका संबंध शिक्षक एवं सहशिक्षक दोनों पक्षों से है। तीसरा ऑप्शन, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी दोनों में व्याप्त है। और चौथा ऑप्शन, उपयोग सभी नहीं दिया, चौथा ऑप्शन, इसमें निर्णय होता है। आपने ये बोला ना ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी पक्ष शामिल हैं। दूसरे ऑप्शन में ये बोला कि सहशिक्षक और शिक्षक दोनों पक्ष शामिल हैं। क्या दोनों एक ही नहीं है? क्या दोनों बातें एक ही नहीं है? बोलो। और तीसरी बात जो मैंने बोली ऑप्शन में, क्या वो भी एक नहीं है? इसका मतलब ये तीनों बातें क्या बताती हैं? बोलो, मैं चाहता हूं जवाब आए। ये जो तीनों ऑप्शन मैंने बताया, या आपने अभी पूछा कि मूल्यांकन इसलिए निरंतर है कि साहब ये सभी विषयों को कवर करता है, सभी पक्षों को कवर करता है, क्या इसलिए निरंतर है? सभी पक्षों को कवर करता है, सभी विषय शामिल हैं, इसको तो क्या बोलते हैं? व्यापक। यस, इसको क्या बोलेंगे? व्यापक। ये व्यापक का उत्तर है, सतत का उत्तर ये नहीं होगा। सतत का उत्तर तो होगा, मूल्यांकन इसलिए सतत है कि इसमें निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेंगे तो फिर उद्देश्य तय होंगे, फिर अधिगम अनुभव होंगे, फिर फाइनल जजमेंट आएगा, फिर दोबारा क्रियाएं शुरू होंगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। इसका कारण है निर्णय। नीचे लिखो, मूल्यांकन बराबर, ये तो चीज समझने की है, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय। मूल्यांकन सतत क्यों है? क्योंकि इसमें निर्णय शामिल है। यह पहली विशेषता है। देखो, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। एक तो इतने साधारण कि जिनमें तीन ऑप्शन होते ही गलत हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन आ जाएगा, बच्चों को बाहर निकाल देंगे, बच्चों को दंड देंगे, तो वो तो होते ही गलत है। लेकिन ज्यादातर प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें ऑप्शन सारे क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ऑप्शन सारे क्या होंगे? सही होंगे। पर आंसर क्या होगा? नॉट बेस्ट। क्या आंसर होगा? पूछा क्या है वो बताना है। जो पूछा है उसका उत्तर कौन से विकल्प में है, जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी विशेषता लिखो, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव को। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है।
सतत प्रक्रिया है, इसका जवाब है क्योंकि निर्णय शामिल है। व्यापक प्रक्रिया है, इसका जवाब क्या है अब तो बताओ। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, इसका जवाब क्या है तुम बताओ। निकू एंड बगल, आप बताओ क्या मतलब है इसका। मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, क्यों। यस, इसका जवाब है वो जो भी आपने दिया, शाबाश, लिखो नीचे। मूल्यांकन बराबर, समीकरण लिखिए, समीकरण आई हुई परीक्षा में। मूल्यांकन बराबर अलग अलग तरीके से आती है, मापन प्लस मूल्य। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य, अर्थात अर्थात करोगे। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य, अर्थात। ये प्रश्न 50 बार आया जो अब मैं आपको लिखवा रहा हूं। और यहां एक और डीपली बात क्या है सामने, बस को टाइम हो कितने बजे जाओ। ओके तुम जाओ, लास्ट में नहीं जाती क्या, लास्ट में। ओके ओके, बस मैं भी छोड़ने वाला हूं, ध्यान दो। सुन रहे हो ना, बस अभी लास्ट है ना, सुन रहे हो ना। क्या लिखा, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, व्यापक। और इस पे जवाब देना। पिछले आपका नाम क्या है, रीना, टीना, ओके टीना, तो टीना जवाब देना। पूछा गया है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि। 1 मिनट में कर लेंगे इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन, इसमें निर्णय शामिल। दूसरा ऑप्शन, इसमें शैक्षिक व सहशैक्षिक, ध्यान देना 1 मिनट की बात है, इसमें शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हैं। तीसरा, इसमें पाठ्यक्रम, अब मैं पता करूंगा किसको कितना समझ में आया, कि सभी विषय शामिल हैं। और चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ध्यान से जवाब देना, ध्यान से पढ़ लो इसको, वापस पढ़ लो एक बार, फिर मैं पूछूंगा। मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, 4 ऑप्शन है, पहले में निर्णय, दूसरे में शैक्षिक से शैक्षिक, तीसरे में पाठ्यक्रम के सभी विषय, चौथा सभी। हरियाणा पहला, चौथा, यस। कितने लोग चौथे के साथ जा रहे हैं, चौथे के साथ हाथ खड़ा करें, फोर्थ वाले, फोर्थ वाले। टीना तुम भी गलत हो, गलत है। एक बात बताओ, पहला गलत होगा क्योंकि पहला है सतत का उत्तर, व्यापक का उत्तर नहीं है। अब ये दोनों बच गए कंफ्यूजिंग। इसमें दूसरे और तीसरे में तीसरा सही या गलत कैसे कर सकते हैं आप बताओ। दूसरे और तीसरे में कौन सही होगा, जवाब है मयंक का सही है दूसरा, लेकिन तीसरा गलत क्यों होगा यह मैं पूछना चाहूंगा। यस, सिंपल बात। तीसरे में ये तो बोल दिया सभी विषय, लेकिन सभी विषय का मतलब मयंक, और क्लियर करो, सभी विषय का मतलब ये केवल ज्ञानात्मक पक्ष की बात करता है। सभी विषय का मतलब किसकी बात करता है, केवल पढ़ने लिखने वाली बात तो करता है, खेल वाली बात कहां है इसमें, भावनाओं वाली बात कहां है इसमें, ईमानदारी अनुशासन की बात कहां है इसमें। और ये क्या है, केवल शैक्षिक पक्ष होता तो ज्ञानात्मक होता, लेकिन शैक्षिक पक्ष में सब कुछ शामिल है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये 50 बार आया, 50 बार। ऐसे समझना होगा, ऐसे समझेंगे तो कर देंगे। ओके, थैंक यू।
मयंक तू बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है बेटा।